हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ज्योग्राफी क्लास। आज हम बात करते हैं अब वेदरिंग अर्थात अपक्षय पर। हम लोगों ने इससे पहले की क्लासेस के अंतर्गत ये जाना था कि धरातल को जो प्रभावित करने वाली शक्तियां हैं उनमें आंतरिक और बाह्य दो प्रमुख शक्तियां होती हैं जो कि धरातल को प्रभावित करती है। उनमें से आंतरिक शक्तियां क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इन पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी। अब हम आज बाह्य शक्तियों के रूप में जो दो प्रमुख कारक हैं अपक्षय और अपर्दन, तो उनमें से हम आज अपक्षय के ऊपर यहां पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। तो हम सबसे पहले तो ये जानें कि ये जो बाह्य शक्तियां होती हैं ये क्या करती हैं। आंतरिक शक्तियों के द्वारा जो धरातल पर उत्पन्न असमानताएं होती हैं उन असमानताओं को दूर करने का प्रयास करती रहती हैं। अर्थात ये जो होती है आंतरिक शक्तियां, ये जो विभिन्न प्रकार की विषमताओं का निर्माण करती हैं, इन विषमताओं को दूर करने का प्रयास कौन सी करती हैं? बाह्य शक्तियां करती हैं। अर्थात धरातल पर ये समतल स्थापन का कार्य करती हैं। ये जो समतल स्थापन का कार्य होता है ये दो रूपों में होता है। पहला तो कहलाता है जिसको हम कहते हैं डिग्रेडेशन, और दूसरा कहलाता है वो है एग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का अर्थ ये हुआ कि ये जो बाह्य शक्तियां होती हैं ये उच्च भागों को काट छांट करके, जैसे ये कोई धरातल पर उच्च भाग है, इसको जब ये काट छांट करने की ये जो प्रक्रिया करती है कि जिसके माध्यम से ये धीरे धीरे इसको काट छांट करके इसको और छोटा करती हुई चली जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम डिग्रेडेशन कहते हैं। अर्थात जब ये काट छांट करके समतल बनाने का कार्य करती हैं तो उसे तो हम क्या कहते हैं? डिग्रेडेशन। और जब यही काट छांट करने से जो मलबा जो प्राप्त होता है उसका निक्षेपण यदि किसी निम्न भाग में होता है, यहां पर इस प्रकार से जमा होता रहता है, तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है इसको हम कहते हैं अधिवृद्धिकरण अर्थात एग्रेडेशन। यानी कि जो धरातल है वो ऊंचे उठे भागों को और नीचे धसे भागों को मिला करके ये जो समतल करने की प्रक्रिया है, जिसमें यहां से इसको नीचे लाने की प्रक्रिया तो निम्नीकरण अर्थात डिग्रेडेशन कहलाती है, और इसमें मलबे का निक्षेप करके इसको वापस ऊपर लाने का प्रयास करने वाली जो प्रक्रिया होती है वो अधिवृद्धिकरण अर्थात एग्रेडेशन कहलाती है। और इनका मूल कार्य क्या होता है? धरातल को समतल करने का प्रयास करना। तो इस रूप में यदि हम बात करें तो ये जो दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, चाहे वो डिग्रेडेशन हो चाहे वो एग्रेडेशन हो, ये जो भी प्रक्रिया होती है इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अनावृत्तीकरण अर्थात डेन्यूडेशन के नाम से हम इन्हें जानते हैं। इस रूप में यूं भी कह सकते हैं कि बाह्य शक्तियों के द्वारा जो धरातल की असमानताओं को समाप्त करके समतल स्थापन की जो प्रक्रिया की जाती है उस प्रक्रिया को हम अनावृत्तीकरण कहते हैं, जिसके अंतर्गत तीन प्रकार की क्रियाएं शामिल होती हैं। पहली होती है वेदरिंग अर्थात अपक्षय। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना फूटना अपक्षय कहलाता है। दूसरी प्रक्रिया होती है वो है मास वेस्टिंग अर्थात भूस्खलन के रूप में, द्रव्यमान संचलन के रूप में, कि यह वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत गुरुत्व के सीधे प्रभाव से अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल के सीधे प्रभाव से टूटी हुई चट्टानें नीचे की ओर खिसक जाती हैं या गिर जाती हैं, जैसे कि भूस्खलन की प्रक्रिया, तो ये द्रव्यमान संचलन में आती है। और तीसरी प्रक्रिया होती है इरोजन अर्थात अपरदन। अपरदन वह क्रिया है जिसमें गतिशील अभिकरणों के द्वारा, जिसमें जो गतिशील होते हैं अभिकरण, उनके द्वारा समतल स्थापन का कार्य किया जाता है, जैसे कि प्रवाहित जल है, पवन है, हिमानी है, सागरीय लहरें हैं इत्यादि। इनके द्वारा जो कार्य किया जाता है इसको हम अपरदन के नाम से जानते हैं। तो आज हम इसमें सबसे पहले अब चर्चा करते हैं और वो करते हैं हम अपक्षय के ऊपर कि ये अपक्षय क्या होता है। हम सबसे पहले जानें कि जो अपक्षय की प्रक्रिया होती है उसमें भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा, चाहे तो वो भौतिक हो चाहे वो रासायनिक प्रक्रियाओं हो, इनके द्वारा चट्टानों का अपने ही स्थान पर विघटन और अपघटन होना अपक्षय कहलाता है। अपने ही स्थान पर अगर इनका विघटन होता है, अपघटन होता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? अपक्षय कहते हैं। विघटन की जो क्रिया होती है उसमें चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता, जबकि अपघटन में स्वरूप परिवर्तन के साथ साथ रासायनिक गुणों के अंदर भी परिवर्तन हो जाता है। तो हम सामान्य रूप में कहेंगे
कि भौतिक अथवा रासायनिक वो प्रक्रियाएं जिनके कारण से चट्टानें अपने ही स्थान पर टूटती फूटती रहती हैं, विघटित वियोजित होती रहती हैं, उस प्रक्रिया को हम अपक्षय कहते हैं। अपक्षय को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, जिनमें पहला आता है चट्टानों के प्रकार और संगठन के बारे में, कि सामान्यतः यदि हम देखें तो जो मोटे रवे वाली चट्टानें होती हैं तथा जो सरंध्र चट्टानें होती हैं अर्थात जिनमें छिद्र होते हैं, उन चट्टानों के अंतर्गत अपक्षय की प्रक्रिया अधिक होती है, और कमजोर जो चट्टानें होती हैं, असंगठित चट्टानें होती हैं, उन पर रासायनिक क्रिया का प्रभाव भी शीघ्र होता है, तो उन पर भी क्या होता है, अपक्षय की प्रक्रिया अधिक होती है। जबकि जो चट्टानें कठोर होती हैं, अभेद्य होती हैं, संगठित होती हैं, अघुलनशील होती हैं या क्षैतिज स्तर वाली होती हैं, तो उन चट्टानों पर अपक्षय कम होता है। तो इस यानी कि अपक्षय की जो प्रक्रिया है वो चट्टानों के ढाल पर, चट्टानों के संगठन पर निर्भर करती है कि चट्टानों का संगठन किस प्रकार का है, चट्टानों का स्तर किस प्रकार का है। वहीं दूसरा जो कारक आता है उसे हम कहते हैं स्लोप अर्थात ढाल, कि कम ढाल वाले भागों में जो चट्टानें होती हैं वो सामान्य रूप में संगठित रहती हैं, और संगठित रहने से अपक्षय कम होता है, और अधिक ढाल वाले भागों के अंतर्गत अपक्षय की क्रिया अधिक होती है। तो ये दो चीजें हमें इसमें दिखाई देती है कि ढाल जो होता है वो कम ढाल वाले भागों में अपक्षय कम, और अधिक ढाल वाले भागों में हमें अपक्षय अधिक दिखाई देता है। तीसरा होता है वो है कारक जलवायु। तो ये जो अपक्षय की क्रिया होती है इस पर जलवायु का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो अपक्षय के जो विभिन्न प्रक्रम हैं, इनकी तीव्रता कम या ज्यादा जलवायु पर निर्भर करती है, और साथ ही साथ जलवायु के जो विभिन्न तत्व हैं वो विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार ही अपक्षय के अंतर्गत प्रभावी रहते हैं। जैसे कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ताप और जल, इसके साथ साथ शुष्क क्षेत्रों में वायु, और ठंडे क्षेत्रों के अंदर जो हिमानी है वो अपक्षय के प्रमुख कारक के रूप में जानी जाती हैं। चौथा कारक आता है अपक्षय को प्रभावित करने में, वो आता है वनस्पति। तो जो वनस्पति होती है ये अपक्षय का कारक भी है और नियंत्रक दोनों है, क्योंकि वनस्पति विहीन जो क्षेत्र होते हैं वहां पर तापमान की अधिकता के कारण भौतिक अपक्षय अधिक होता है। साथ ही साथ चट्टानों की जो वृक्षों की जो जड़ें हैं वो चट्टानों के अंदर प्रवेश करके चट्टानों को संगठन को भी ढीला कर देती है, जिससे भी अपक्षय होता है। वहीं ये अपक्षय को नियंत्रित भी करती हैं, क्योंकि पेड़ों की जो जड़ें होती है वो मिट्टी के कणों को बांधे हुए रखती है, जिसके कारण से अपक्षय भी कम होता है। तो ये दोनों रूपों में यहां पर कार्य कर रही है, ये कारक भी है तो नियंत्रक भी है। तो इस प्रकार चट्टानों का जो संगठन है, ढाल है, जलवायु है और वनस्पति है, ये अपक्षय को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। अब बात हम करते हैं कि अपक्षय कितने प्रकार के होते हैं। तो जो सबसे पहले हम बात करें तो अपक्षय को भी हम 3 प्रकारों के अंतर्गत बांट करके इनका अध्ययन करते हैं। पहला आता है भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, दूसरा आता है जिसे हम कहते हैं रासायनिक अपक्षय, तीसरा आता है जिसे हम कहते हैं जैविक अपक्षय। भौतिक या यांत्रिक जो अपक्षय है इसके अंतर्गत जो जलवायु के विभिन्न तत्व हैं ये अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके अंदर जो विभिन्न अंतर जो हमें दिखाई देता है जलवायु के, चाहे वो दिन और रात के तापमान में अंतर हो या वर्षा की मात्रा में अंतर हो, इनके कारण से होने वाला अपक्षय भौतिक या यांत्रिक अपक्षय कहलाता है। इसमें चट्टानों के अंदर केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उनके रासायनिक गुणों के अंतर्गत परिवर्तन नहीं होता है। तो बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के चट्टानों के टूट फूट करके विखंडित होने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम भौतिक या यांत्रिक अपक्षय कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम ऋतुक्षरण भी है, इसलिए इसे हमने यहाँ पर ऋतुक्षरण के नाम से भी लिखा है। इसके जो प्रमुख साधन हैं ये वर्षा है, तापमान, पाला, तुषार, वनस्पति, जीव आदि हैं, जिनकी क्रियाशीलता से चट्टानों के कण ढीले होकर के बिखर जाते हैं। हम ये भी देखते हैं कि जो गर्म मरुस्थल है वहां पर स्वच्छ आकाश और वायु की शुष्कता के कारण से दिन और रात के तापमान में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। दिन में अधिक तापमान के कारण चट्टानों का ऊपरी आवरण फैल जाता है, और रात्रि में कम तापमान के कारण जो है वो चट्टानें सिकुड़ जाती हैं, और इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होते रहने से चट्टानों में धीरे धीरे दरार पड़ने के कारण से वो बड़े बड़े खंडों में टूटने लगती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को हम ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन अर्थात खंड विच्छेदन के नाम से जानते हैं। हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत हमने कई डायग्राम्स को भी हमने इसके अंदर सहायता के लिए लिया है, कि जैसे
उष्ण मरुस्थलीय या अर्ध मरुस्थलीय मानसूनी जलवायु प्रदेशों में अधिक तापांतर के कारण चट्टानों की जो ऊपरी सतह है, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो चट्टानों की ऊपरी सतह है वो गर्म होकर के अंदर की जो ठंडी सतह है उससे अलग हो जाती है और ऊपर के भाग जो है वो प्याज के छिलके की तरह अलग होने लग जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम एक्साफोलिएशन अर्थात अपदलन या अपशल्कन या अपपतन के नाम से जानते हैं। दूसरी जो प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि चट्टानें चूंकि विभिन्न खनिजों का समूह है, ये हम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो विभिन्न खनिजों का जो समूह है उसमें विभिन्न खनिजों के फैलने और सिकुड़ने की दर भी अलग अलग होती है, जिसके कारण से चट्टानें जो है वो विभिन्न खनिज कणों में विभाजित होने लग जाती है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन अर्थात कणिकामय विखंडन कहते हैं। इसी प्रकार तीसरी जो प्रक्रिया है वो ये कि हम यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम के अंतर्गत कि जब शीत कटिबंधीय या उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में चट्टानों के छिद्रों और दरारों में जल जो प्रवेश कर जाता है वो जम जाता है और फिर दिन में पिघल जाता है, रात्रि में जम जाता है, तो इसके कारण से धीरे धीरे चट्टानों पर जमने और पिघलने के कारण से दबाव पड़ने लगता है और चट्टानें टूटने लगती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये प्रक्रिया हमें ठंडे क्षेत्रों के अंतर्गत दिखाई देती है। तो ये सभी प्रक्रिया यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये प्रक्रिया है या ये इस प्रकार की प्रक्रिया या ये प्रक्रिया जो हम देख रहे हैं डायग्राम्स के अंतर्गत, ये भौतिक अपक्षय के विभिन्न उदाहरणों के रूप में जानी जाती है। उसी प्रकार रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत जिसमें रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा चट्टानों का विखंडन होता है तो उसे हम रासायनिक अपक्षय के नाम से जानते हैं। इसके अंदर खनिजों की रासायनिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है और इस प्रकार के अंतर्गत हमें विभिन्न प्रक्रम दिखाई देते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है वो है ऑक्सीडेशन। ये हम यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये ऑक्सीडेशन जिसमें जल और ऑक्सीजन के कारण से ये जो चट्टानें हैं इसका प्रभाव सबसे ज्यादा लोहे की चट्टानों पर दिखाई देने लगता है और लोहे के पर जो जंग लगता है उसके कारण लोहे की चट्टानें टूटने लगती है। तो ये प्रक्रिया ऑक्सीडेशन कहलाती है। उसी प्रकार जो जल और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मिश्रण होता है वो भी चट्टानों के खनिजों को घुलाने की क्षमता रखता है और इसका प्रभाव चूना युक्त चट्टानों पर सबसे ज्यादा होता है। तो उसके द्वारा जब ये चट्टानें टूटने लगती है तो उस प्रक्रिया को हम कार्बोनेशन या कार्बोनेटीकरण कहते हैं। तीसरी प्रक्रिया आती है वो है हाइड्रेशन। इसमें चट्टानों के द्वारा जो जल सोख लिया जाता है और उसके कारण से जो आयतन बढ़ता है जिसके कारण से भी चट्टानें टूटने लगती हैं, तो उस प्रक्रिया को हम हाइड्रेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो प्रक्रिया होती है उसे हम डिसिलिकेशन अर्थात जल के कारण से जब जो चट्टानों में सिलिका मिली हुई होती है वो अलग हो जाती है, तो उस प्रक्रिया को हम डिसिलिकेशन कहते हैं। और पांचवी जो प्रक्रिया होती है उसको हम सॉल्यूशन अर्थात घुलन क्रिया, यानी कि जो जल के द्वारा जो घुलाने की जो क्रिया होती है जिससे चट्टानों का संगठन कमजोर हो जाता है और टूटने लगता है, तो उस प्रकार की प्रक्रिया को हम सॉल्यूशन कहते हैं। इसे अपक्षालन या लीचिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो रासायनिक अपक्षय 5 प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, चाहे वो कार्बोनेशन हो, ऑक्सीडेशन हो, हाइड्रेशन हो, डिसिलिकेशन हो या सॉल्यूशन हो। इन 5 प्रक्रियाओं के माध्यम से रासायनिक अपक्षय हमें देखने को मिलता है। तीसरा जो कारक आता है उसे हम बायोलॉजिकल वेदरिंग अर्थात जैविक अपक्षय के नाम से जानते हैं। ये जो जैविक अपक्षय है ये जीव जंतु और वनस्पति और मनुष्य के द्वारा जो किए जाने वाला जो अपक्षय है वो जैविक अपक्षय के रूप में जाना जाता है। जैसा कि हमने ये जाना है कि वनस्पति जो है वो अपक्षय की कारक भी है तो नियंत्रक भी है, तो इस रूप में हम इसे देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं कि चट्टानों के अंतर्गत जब कोई बीज वगैरह यहाँ पर चला जाता है तो उससे धीरे धीरे वो जब वृक्ष का रूप लेने लग जाता है, पौधा जो है वो वृक्ष का रूप लेने लगता है, तो उसकी जो जड़ें हैं वो चट्टानों के अंतर्गत प्रवेश करके चट्टानों को तोड़ने लग जाती है। तो उस प्रकार की प्रक्रिया को भी हम जैविक अपक्षय के अंतर्गत रखते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने ये जाना कि अपक्षय की प्रक्रिया क्या होती है और अपक्षय के जो 3 विभिन्न प्रकार हैं, इन प्रकारों के अंतर्गत किन किन प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है, इस पर हमने यहाँ पर विस्तार से चर्चा की है। अगले विषय पर हम अगले क्लास के अंतर्गत चर्चा करेंगे। आप इसी प्रकार हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।